क्योंकि अंडमान डिम्ड टू बी अ डेमोक्रेसी है। अंडमान में केवल ब्यूरोक्रेसी ही है। अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन खुद के लिए कमिटेड है और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कमिटेड है। तो यस बॉस कल्चर तो है कि 2009 से हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी मांग रहे हैं। जो स्टूडेंट इंटरेस्ट था वो दब गया, वो अभी तक दबा कुचला ही है। अगर डिम्ड यूनिवर्सिटी आ गया तो जैसे डिम्ड यूनिवर्सिटी के डीपीआर में ये चीज़ उल्लेखित था कि डिम्ड यूनिवर्सिटी सेल्फ सफिशिएंट होगा, कुछ साल तक गवर्नमेंट फंडिंग करेगा, फिर आगे चल के सेल्फ सफिशिएंट होगा। यहाँ का बीजेपी हो कोई भी हो बोलता है कि जीडीपी इतना बढ़ रहा है, लेकिन ऑन ग्राउंड जो सिटीजन का हालत है वो खुद जानते हैं, कोई नहीं जानता। हाँ, इनका फैमिली फेस करेगा। जो अभी जिनके बच्चे अभी स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, कुछ सालों बाद वो कॉलेजेस में आएंगे, उन पेरेंट्स के ऊपर वो बर्डन क्रिएट होगा, हमारे ऊपर बर्डन क्रिएट होगा, आपके ऊपर बर्डन क्रिएट होगा, पूरे अंडमान के ऊपर बर्डन क्रिएट होगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट एक है जिसके ऊपर करप्शन का आरोप लगभग ना के बराबर लग सकता है। कल को जाकर के ये डिम्ड यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश होगा तो ये 3 टायर स्ट्रक्चर खत्म होगा। पेपर्स भी यहीं पे प्रिपेयर होगा, पेपर्स भी साइन यहाँ पे होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी यहीं पे होगा, अपॉइंटमेंट्स भी यहीं पे होगा, इंटरव्यूज़ वगैरह करके जितने भी लेक्चरर्स हैं सब यहीं पे होगा। इसके साथ ही कॉलेज के एकेडमिक्स का भी इन्हीं पे आएगा। आगे जा करके जब ये सब मिल करके खिचड़ी बनेगा तब करप्शन भी होगा, डोनेशंस का भी बात आएगा क्योंकि फीस तो बढ़ने वाला, अपना मर्जी का भी बात आएगा। स्टूडेंट्स और टीचर्स का बीच में जो जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन का कोई ऑफिशियल हमारा सवालों का जवाब दे रहा है, इन कैमरा बंद रूम में इंटरव्यूज़ करके अपना बात बोल रहे हैं ताकि मैनिपुलेट कर सके लोगों को। आप हमारे बीच में आकर के हमसे बात करिए, वो नहीं करने को तैयार। कल को स्टूडेंट्स आपके पास कल स्टूडेंट्स आएगा तो आप हाथ खड़ा कर दो कि नहीं अभी तो हमारे अंतर्गत नहीं है, आप पौंडीचेरी में बात करिए। तो स्टूडेंट्स को एडमिशन आपने दिया अपने कॉलेज के नाम से, पौंडीचेरी जस्ट एफिलिएटिंग बॉडी था। स्टूडेंट्स डायरेक्ट पौंडीचेरी से क्यों जाए? वो डायरेक्ट यही बोलते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। पब्लिक से लीस्ट इंटरेक्शन रखने वाले अगर कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर है तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर डीके जोशी जी है। अगर इसे रिवोक करना है तो वो एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का गैजेट था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का गैजेट से ही हो सकता है कि हमने एक वाइट पेपर में लिख के दे दिया, आप हमारा विश्वास करिए, तो आप विश्वास के लायक ही नहीं। और जो लोग इसमें तब से इन्वॉल्व हैं, जिन लोगों के ऊपर सवाल उठ चुके हैं, डॉक्टर उत्पल शर्मा सर, उन लोगों को का इंटरव्यू लेकर के पब्लिक को कन्विंस करने का कोशिश कर रहे हैं। नहीं होगा पब्लिक कन्विंस, क्योंकि पब्लिक जानता है कि आप लोगों का नीयत क्या है। जैसे टेंडर हुआ, कॉन्ट्रैक्टर है या फिर जेई बोल दिया कि यार ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, जल्दी से काम खत्म करो, बिल पास हो जाएगा। फिर कॉन्ट्रैक्टर अपना लेबर को बोल देता है कि जाओ तुम कुलतल लेके जाओ, सब लेके जाओ, गड्ढा फिल कर लो। वो लेबर जाता है, जाके गड्ढा फिल कर देता है बारिश में। ये सब बारिश में होता है, हो गया। उसके बाद बिल जाता है, फाइनल हो जाता है। तो ये एसबॉस कल्चर है या फिर कोई कॉमन सेंस भी है कि हाँ भाई बारिश है, अभी जेई भी बोल दिया नहीं करना, कॉन्ट्रैक्टर बोल दिया नहीं करना, तो लेबर को भी बोल दिया तो लेबर समझ गया बारिश है कैसे डालेगा, बात खत्म। जब मौसम ठीक रहेगा तब डालेगा तो कुछ वैल्यू। ब्यूरोक्रेसी में तो इस तरह का दिक्कत आता ही है। और मैं हर बार ये बात बोला हूँ कि जैसे ये डिम्ड यूनिवर्सिटी, आप अंडमान में डिम्ड यूनिवर्सिटी ला रहे हो, डिम्ड टू बी अ यूनिवर्सिटी ला रहे हो, इसीलिए ही ला पा रहे हो क्योंकि अंडमान डिम्ड टू बी अ डेमोक्रेसी है। अंडमान में केवल ब्यूरोक्रेसी ही है। अंडमान में जो चुने हुए यहाँ के सांसद हैं, उनके पास सदन में जाके बोलने का और यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये कम्प्लीटली एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ पे है कि वे उनके बात मानेगा या नहीं माने। हमारा बीच का कोई रिप्रेजेंटेटिव जैसे बाकी स्टेट में होता है, सीएम और उनका जो पूरा एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता है और जो असेंबली होता है, वो कम्प्लीटली पब्लिक के लिए कमिटेड होता है। अगर अभी आप बोलोगे कि अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन भी पब्लिक के लिए कमिटेड है, नहीं, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन खुद के लिए कमिटेड है और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कमिटेड है। तो यस बॉस कल्चर तो है, मगर यहाँ पे मैं डिम्ड यूनिवर्सिटी के मुद्दे पे यस बॉस कल्चर को ज़्यादा नहीं मानता, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया डीप रेट का प्रॉब्लम से जंप होकर के डिम्ड यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम से जंप होकर के बाकी इंस्टीट्यूशंस का प्रॉब्लम्स। तो एडमिनिस्ट्रेशन अपना जो काम है उसे इजी करने के लिए कर रहे हैं। यस बॉस कल्चर, अभी जो उनके बॉस बैठे हुए हैं ना, वे भी इन्हीं से अपडेट्स लेते हैं। ग्राउंड का क्या है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से कोई ऑफिशियल्स आकर के अंडमान में सर्वे करके नहीं जाएंगे। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बोलेंगे कि आप डाटा कलेक्ट करिए, आप स्टैटिस्टिक्स जमा करिए, आप हमें दीजिए, वो काम इन्हीं को करना है। तो यहाँ से
वे क्या इन्फॉर्मेशन उनको देते हैं, यहाँ से वो ये इन्फॉर्मेशन वो ढंग से पहुँचा ही नहीं पाए कि 2009 से हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी मांग रहे हैं। जब 2015 में जब तब के तत्कालीन जो एलजी साहब थे, उन्होंने खुद इनिशिएटिव लेकर के स्टूडेंट्स का बात रखा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी मांगा, और फिर जैसे ब्यूरोक्रेटिकल और डेमोक्रेटिक सेटअप में होता है कि व्यक्ति फिर नया आ जाता है, उसके बाद में जा करके फिर वहाँ पे उतना तवज्जो नहीं दिया गया इस चीज़ को। फिर वहाँ पे आया डीप रेट वगैरह वगैरह, बाकी अपने करप्ट प्रैक्टिसेस को, अपने स्टैंडर्ड्स को छुपाने के लिए, पर्सनल इंटरेस्ट को लाने के लिए फिर बहुत तामझाम हुआ। वो तामझाम होने के बाद में फिर जो स्टूडेंट इंटरेस्ट था वो दब गया, वो अभी तक दबा कुचला ही है। और बात यह है कि ये डीम्ड यूनिवर्सिटी कंटिन्यू स्टैब्लिशमेंट की ओर पे है। डीप रेट में ये बीमारी फैल चुकी है, आने वाले समय में बाकी कॉलेजेस में भी ये बीमारी फैल जाएगी। और जो बाकी कॉलेजेस के जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे वो इससे ग्रसित होने वाले थे, मगर अभी ये जो स्ट्राइक हो रहा है ये इसी डिमांड पे हो रहा है कि नहीं, ना हम जाएंगे ना हमारा आने वाला जनरेशन जाएगा इस डीम्ड और यूनिवर्सिटी। फी स्ट्रक्चर सबसे यहाँ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं कि सब अमीर है, बहुत गरीब लोग भी हैं। तो कैसा होगा आगे फ्यूचर एजुकेशन को, हायर एजुकेशन को लेकर? देखिए, अंडमान में अगर कोई मुख्य भूमि जाता है, कोई स्टूडेंट अगर जाता है, तो नहीं करके यहाँ में फ़्लाइट का फेयर, फिर बाकी वहाँ पे रहने वगैरह सबको लेकर के लाखों का खर्चा होता है। तो अगर यहाँ के जो लोकल इंस्टीट्यूशंस जिस हिसाब का फीस स्ट्रक्चर दे रहे हैं, अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी आ गया, तो जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी के डीपीआर में ये चीज़ उल्लेखित था कि डीम्ड यूनिवर्सिटी सेल्फ सफिशिएंट होगा, कुछ साल तक गवर्नमेंट फंडिंग करेगा, फिर आगे चल के सेल्फ सफिशिएंट होगा। तो मैं ये पूछूंगा कि ये रेवेन्यू जनरेट कहाँ से करेगा अगर सेल्फ सफिशिएंट होगा तो? अभी तक तो सेंट्रल ही फंडिंग दे रहा है सभी इंस्टीट्यूशंस को, और अगर आगे जाके ये चीज़ क्लोज होगा। और जैसे विक्रम सिंह सर भी जब स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहे थे, जो सभी स्टूडेंट्स के साथ वो एक मीटिंग किए थे, उस समय उनका भी बात में क्लियरेंस नहीं है, वो अपने आप में क्लियर नहीं थे। इतने टाइम से, अभी तो ट्रांसफ़र हो चुके हैं, इतने समय से पूरे डीम्ड यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट को मॉनिटर कर रहे थे, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन रह चुके हैं, अभी चले गए कुछ रिसेंट डेज में। तब उन्होंने ये बोला कि 5 साल 10 साल तक ये सेंट्रल फंडेड होगा, उसके बाद उन्होंने कुछ बोला नहीं। तो मतलब उनका भी 5 साल 10 साल भी बहुत दूर है, तो बोलने के लिए तो बोल सकते हैं कुछ भी, हाँ, लेकिन वो बहुत जल्दी हो गया क्योंकि क्राइसिस तो है। क्योंकि भले ही यहाँ का बीजेपी हो कोई भी हो बोलता है कि जीडीपी इतना बढ़ रहा है, लेकिन ऑन ग्राउंड जो सिटीजन का हालत है वो खुद जानते हैं, कोई नहीं जानता। हाँ, तो आगे जा करके उसी चीज़ को लेके आगे जा करके इस डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो फीस है वो भी लाखों में आएगा। और इसका बर्डन आज जो स्टूडेंट है, कल जब ये व्यवसाय में आएंगे, ये कहीं पे पोस्टेड होंगे, गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे, कुछ भी होंगे, इनका फैमिली फेस करेगा। जो अभी जिनके बच्चे अभी स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, कुछ सालों बाद वो कॉलेजेस में आएंगे, उन पेरेंट्स के ऊपर वो बर्डन क्रिएट होगा, हमारे ऊपर बर्डन क्रिएट होगा, आपके ऊपर बर्डन क्रिएट होगा, पूरे अंडमान के ऊपर बर्डन क्रिएट होगा। इसके साथ में फीस स्ट्रक्चर के साथ में एक बात है जो एग्जामिनेशन और करप्शन से रिलेटेड है। बात यह है, करंटली जो मतलब ये घोषित नहीं है, ये आपको स्ट्रक्चर में ही दिख जाएगा। करंटली अंडमान में 3 टायर स्ट्रक्चर चलता है एजुकेशन में। एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने वाली बॉडी और पेपर्स का इवैल्यूएशन करवाने वाली बॉडी यूनिवर्सिटी है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, वो हो गया टायर 1। अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन जो अंडमान के बाकी सारे कॉलेजेस को फंडिंग देता है, हायर एजुकेशन लेवल पे सारा मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, ये हो गया टायर 2। लोकल कॉलेज लेवल पे एकेडमिक विंग, एकेडमिक जो कोर्सेस है, एचओडीज है, जो कम्प्लीटली एकेडमिक के ऊपर जिनका ध्यान होता है, ये होता है कॉलेज, और थोड़ा बहुत कॉलेज मैनेजमेंट का प्रेशर इनके ऊपर होता है, ठीक है। इसमें टायर 1 में यूनिवर्सिटी आ जाता है, टायर 2 में एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप में आता है, और इसके साथ ही जो सोसाइटीज़ बनी हुई है, अंडमान लॉ कॉलेज का अपना सोसाइटी है, अंडमान लॉ कॉलेज का जो एनिम्स का अपना सोसाइटी है। तो जो इंस्टीट्यूशन सोसाइटी में रन करते हैं वो टायर 2 में आता है, और टायर 1 में आता है इंस्टीट्यूशन।
इनका काम है बच्चों को पढ़ाना और अपने इंस्टीट्यूशन का अफेयर्स और को मैनेज करना। इसमें आपका फ़ायदा ये है, कोई पार्शियलिटी नहीं होता है, तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, और मेनली करप्शन का चांसेस बहुत कम होता है। अंडमान में आप देखोगे, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, सबको पता है, आज रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कितना करप्शन है, एपीडब्ल्यूडी में कितना करप्शन है, लोकल लेवल में लगभग सभी डिपार्टमेंट्स में हाई लेवल ऑफ करप्शन मौजूद है, और कई सारे विजिलेंट डिपार्टमेंट का केसेस वगैरह बहुत कुछ ये चीज़ है, ऑन पेपर है, वो सभी को पता है। केवल एजुकेशन डिपार्टमेंट एक है जिसके ऊपर करप्शन का आरोप लगभग ना के बराबर लग सकता है। कल को जाकर के ये डीम्ड यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश होगा तो ये 3 टायर स्ट्रक्चर खत्म होगा, पेपर्स भी यहीं पे प्रिपेयर होगा, पेपर्स भी साइन यहाँ पे होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी यहीं पे होगा, अपॉइंटमेंट्स भी यहीं पे होगा, इंटरव्यूज़ वगैरह करके जितने भी लेक्चरर्स है सब यहीं पे होगा। इसके साथ ही कॉलेज का एकेडमिक्स का भी इन्हीं पे आएगा। अभी तक क्या होता था, कॉलेज कम्प्लीटली एकेडमिकली साउंड होते थे, उनका टेंशन केवल अपने मैनेजमेंट को संभालना और अपने एकेडमिक्स को संभालना, यही एडमिनिस्ट्रेशन एंड बाकी बॉडीज सोसाइटीज़ का ये होता था कि वे अपने इंस्टीट्यूशंस को संभालें, एक दूसरे का फिर इंटरवेंशन नहीं होता था, एक दूसरे इंटरडिपेंडेंसी विदाउट इंटरवेंशन, ये एक स्ट्रक्चर था। इसके साथ में पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी अपना काम कर रहा था कि भाई हम स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करेंगे, हम बताएंगे कि एजुकेशन को और बेटर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, और साथ में हमारे पास जो हाईली एक्सपर्टाइज प्रोफेसर्स हैं वो पेपर्स बनाएंगे, वे सिलेबस बनाएंगे, जो आपके पास उतना क्वालिफिकेशन नहीं है ना, आपके पास उतना मतलब उतना जर्नल्स, उतना जो भी उनका क्राइटेरिया वो आप फुलफिल नहीं करते हो। आप माने अंडमान निकोबार के जितने भी कॉलेजेस हैं वो हम करेंगे, उसका बर्डन आप हमारे ऊपर दीजिए, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के ऊपर दीजिए, और आपको देंगे इवैल्यूएशन भी हम करके भेजेंगे। तो ये तरह का स्ट्रक्चर होता था। अभी आगे जाके क्या होगा, आगे जा करके जब ये सब मिल करके खिचड़ी बनेगा तब करप्शन भी होगा, डोनेशंस का भी बात आएगा, क्योंकि फीस तो बढ़ने वाला, अपना मर्जी का भी बात आएगा। स्टूडेंट्स और टीचर्स का बीच में जो, जैसे कि जहाँ से ये स्ट्राइक शुरू हुआ, अंडमान में अभी जो स्ट्राइक चल रहा है, इसका एपिसेंटर लॉ कॉलेज था, अभी वाला स्टार्ट लॉ कॉलेज से स्ट्राइक शुरू हुआ, और वहाँ पे कारण क्या आया, लॉ कॉलेज का जो प्रिंसिपल है वो मिसबिहेव कर रहा है, लॉ कॉलेज का प्रिंसिपल स्टूडेंट्स को रेडिकलाइज कर रहा है, वहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में बोल करके स्टूडेंट्स को प्रोवोक कर रहा है, ये इशू आया। कल को जाकर के पूरा का पूरा ऑटोनॉमी इन लोगों के हाथ पे होगा, तो ये लोग स्टूडेंट्स को क्या समझेंगे क्या नहीं समझेंगे नहीं बोल सकते, क्योंकि पेपर साइनिंग अथॉरिटी भी यही होने वाले, प्रैक्टिकल्स करने वाले भी यही अथॉरिटी होने वाले। और मैं अभी भी कहता हूँ कि अभी भी प्रैक्टिकल्स प्रोफेसर्स ये करते हैं, और स्टूडेंट्स के ऊपर में ये बर्डन, ये इन्फ्लुएंस होता है कि प्रैक्टिकल का मार्क्स तो है भाई फैकल्टी के हाथ में, ये सब अच्छे से। और बहुत स्टूडेंट्स करेंटली स्ट्राइक में भी पार्टिसिपेट यही सोच करके नहीं कर रहे, तो इतना इन्फ्लुएंस होता है। कल को जब इतना ऑटोनॉमी आएगा तो स्टूडेंट्स का तो पास कोई चारा ही नहीं बचेगा। तो ये 3 टायर स्ट्रक्चर होना चाहिए। और इसके साथ करप्शन का जहाँ तक मैं बात करूँ, हाई लेवल में हो सकता है, बहुत हाई लेवल में हो सकता है कि एडमिशन मेनलैंड से कोई ऑनलाइन भर के आके यहाँ में एडमिशन हो, वो लोग हाई डोनेशंस दें, किसी को पता ना चले। और ये अंडमान निकोबार के जो पब्लिक है, इससे कॉलेज कमिटेड नहीं होगा। अगर कुछ उनसे पूछा जाए, वो तो अभी भी नहीं दे रहा है। देखिए अभी इनका अभी से ये रवैया है, इनसे पूछा जा रहा है कि कॉलेज में आप कैसे मैनेज करोगे, ये सब चीज़ को आप कैसे डील करोगे, नहीं जवाब दे रहा है। ना एडमिनिस्ट्रेशन का कोई ऑफिशियल हमारा सवालों का जवाब दे रहा है, इन कैमरा बंद रूम में इंटरव्यूज करके अपना बात बोल रहे हैं ताकि मैनिपुलेट कर सके लोगों को। आप हमारे बीच में आकर के हमसे बात करिए, वो नहीं करने को तैयार है। तो ये इस तरह का काम ये लोग कर रहे हैं। कल को जा कर के ऐसा हुआ तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। एजुकेशन के नाम पे मजाक चलेगा अंडमान। और जैसे कि आपने शिवाजी द बॉस मूवी देखा होगा, उसमें जो था एजुकेशन को लेकर की स्टोरी शुरू हुआ था कि यूनिवर्सिटी में भारी डोनेशन देना पड़ा, बेचारा एक बच्चा था उसका पूरा नहीं हो रहा था,
तो वही चीज़ अंडमान में होने वाला है, वही लेवल ऑफ करप्शन, वही लेवल ऑफ बर्डन ऑन द स्टूडेंट्स। तो एक्चुअल में देखा जाएगा एजुकेशन फ्री होना चाहिए हम्म, ताकि सभी युवा बेनिफिट कर सके, सब आगे बढ़ सके। लेकिन इस तरह उसको भी क्या बोलते हैं, उसको कमर्शियलाइज कर देना कमर्शियलाइज कर देना बहुत गलत है। बात है। इट्स अ फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल, फ्री एजुकेशन। तो हाँ, ये अलग बात है कि एज लिमिट दे दिया गया है जो बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन का, मगर आगे जा करके अगर आप उसे फ्री नहीं कर सकते हो तो आप सुलभ तो कर सकते हो उसे, कि वे लिमिटेड अभी जितना फीस है उतने फीस में आप करें। नहीं, सबको इजी हो फीस भरने में, ऐसा थिंग्स को बेटर बनाने की जगह पे थिंग्स को कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। ऐसा भी सुनने में आता है। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी भी कहीं क्वालिटी का भी कभी स्टैंडर्ड क्वांटिटी देखता है पेपर्स में, मतलब जो ज़्यादा लिखता है वो लोग को ज़्यादा मार्क्स दे देता है, भले कुछ भी लिखो। वैसा भी करके कुछ है क्या? ये चीज़ कॉलेज लेवल पे मैंने स्टूडेंट के लेवल मुँह से सुना तो है, मगर पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का जो पेपर का जो सेटअप है वो बहुत अच्छा है। बाकी पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में मैंने एक चीज़ देखा है, जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बात रखा भी है, प्रशासन के पास उन स्टूडेंट्स के लिए क्या मतलब जवाब है। अभी तक डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश होने से पहले कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से डिग्री लिया। जब से कोविड का पीरियड आया 2019 से लेकर के अब तक पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन नहीं हुआ है। तो अभी तक कैसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट जिनको मिल चुका है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से, मगर उनका डिग्री नहीं मिला। सर्टिफिकेट नहीं, बहुत जन है ऐसे, हजारों के संख्या में लोग हैं इतने लंबे समय से। तो इसमें बात यह है कि जब ये डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हो जाएगा, और जैसे कि पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से एनओसीज क्लियर करने के बाद यूनिवर्सिटी अंडमान में जो इनका कैंपस है छोड़ने वाला है, और अंडमान में अपने अफेयर्स भी छोड़ेगा। तो अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन और ये आने वाले डीम्ड यूनिवर्सिटी के पास पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से कनेक्शन का क्या माध्यम है? डिग्रीज को पहले लेकर आइए, डिग्रीज जो इतने टाइम से, क्योंकि पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से कल को आप एकदम डिटैच हो जाओगे, उनका ये डिग्री का प्रॉब्लम आप सॉल्व करिए। और जब आप ये नहीं कर सकते तो इसके बाद में जा करके आगे जा करके जब स्टूडेंट्स को अप्रोच करना होगा, अभी क्या करता है, अभी अपने कॉलेज फैकल्टी को, अपने प्रिंसिपल को स्टूडेंट बोलता है कि सर मेरा डिग्री नहीं आया, वो बोलते हैं आप एप्लीकेशन लिखिए, हम यूनिवर्सिटी पहुंचाते हैं। यूनिवर्सिटी जाता है मगर डिग्री आता नहीं। तो कल को जब ये डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हो जाएगा तो जो हजारों की संख्या में जो पौंडीचेरी से पास आउट स्टूडेंट है जिनके हाथ में डिग्री नहीं है, मैं 2018-17 बैच के कई ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिनको अभी तक डिग्री नहीं मिला। उनको उनके ऊपर में बर्डन पड़ेगा कि वे 25,000 30,000 खर्चा करके बाई एयर फेयर यहाँ से जाए, जा कर के पौंडीचेरी में रुके, वहाँ पे भाग दौड़ करें, फिर वापस अंडमान आए अपना डिग्री लेने के लिए। तो इस चीज को तो पहले अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट कर, मेल्स के थ्रू रिक्वेस्ट करे या फिर डिग्री मेल के बना के भेजे। नहीं, ये तो पोस्टल भेज देंगे वो डिग्री आपका मेल के थ्रू नहीं आ सकता। नहीं पोस्ट कर देंगे, लेकिन जो फीस होता है उसका जो भी है सब करस्पॉन्डेंस तो हो सकता है। हाँ, अगर ये चीज़ हो सकता है तो ये चीज़ प्रशासन करे। हाँ, डिग्री आता है, ऐसा नहीं है डिग्री अंडमान नहीं आया, वो इंस्टीट्यूशन आता है, वो इंस्टीट्यूशन आता है, इंस्टीट्यूशन से स्टूडेंट्स को प्रोवाइड होता है। मगर इंस्टीट्यूशन कहाँ लगे हैं अभी तक? अगर आप इतने जल्दी डीम्ड यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट को लेकर के आगे बढ़ रहे हो, और तो आप पहले वाले जो जितना भी बर्डन्स आपके ऊपर है आप उसको तो क्लियर करिए, वो आप नहीं क्लियर करें। कल को स्टूडेंट्स आपके पास कल स्टूडेंट्स आएगा तो आप हाथ खड़ा कर दोगे कि नहीं अभी तो हमारे अंतर्गत नहीं है, आप पौंडीचेरी में बात करिए। तो स्टूडेंट्स को एडमिशन आपने दिया अपने कॉलेज के नाम से, पौंडीचेरी जस्ट एफिलिएटिंग बॉडी था, स्टूडेंट्स डायरेक्ट पौंडीचेरी से क्यों जाए? यू आर कमिटेड विद द स्टूडेंट्स, नॉट पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी डायरेक्टली। अभी जितना भी इशू जो भी हुआ है डीम्ड यूनिवर्सिटी को लेके आपको क्या लगता है सोल्यूशन कहाँ पे मिल सकता है, और कौन रिस्पॉन्सिबल है? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे सकते हैं? कौन रिस्पॉन्सिबल है इसका पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबल अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन है। और अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन जो करेंटली जो OSD है डीम्ड यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट के, और जो तत्कालीन नोडल ऑफिसर थे जब वो डीब्रेड के प्रिंसिपल थे, उनको रिमोट कंट्रोल के जैसा यूज़ करके उनका पूरा यूज़ कर रहा है इस डीम्ड यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट को आगे लेके जाने के लिए।
तो बेसिकली अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन इज द रिस्पॉन्सिबल एंड दिस मतलब सम ऑफिशियल्स ये लोग रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ को आगे लेके जाने के लिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जब मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में मैं सेक्रेटरी जब रह चुका हूँ, उससे पहले भी कई बार हमने करस्पॉन्डिंग की, कई बार हमारा रिप्रेजेंटेशन वहाँ पहुँचा, और करेंटली भी मेरे थ्रू विद्यार्थी परिषद के जो अभी करंट ऑफिशियल्स हैं उनके थ्रू, फिर जो ये जॉइंट एक्शन फोरम बना है इनके थ्रू कई बार बहुत करस्पॉन्डिंग हो चुके हैं। क्या उनको ये चीज़ नहीं दिखता है? क्या उनको ये चीज़ दिख रहा है? आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन से आप जवाब मांगिए। अगर हम आपको अप्रोच कर रहे हैं तो इस उम्मीद के साथ अप्रोच कर रहे हैं कि आप वहाँ से इनके ऊपर दबाव बनाओगे, क्योंकि अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन हमारा नहीं सुन रहा है, तो आपका काम है सुनने के बाद कुछ बोले हैं, कुछ कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन सुन के कुछ कर सकते हैं फिलहाल अभी का जो स्टेट है? जैसे कि जो ऑफिशियल्स आए थे, देखिए जब हमारा उनके ऑफिस में मीटिंग होता है तब इन कैमरा मीटिंग नहीं होता, तो प्रोटेस्ट के एरिया पे जब जो ऑफिसर्स आए थे, एसडीएम सर आए थे, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन आए थे, तब उन्होंने जो बात बोला, तब हमने डायरेक्टली पूछा डीम्ड यूनिवर्सिटी आप नहीं चाहिए क्या, आप डीम्ड यूनिवर्सिटी को वापस लोगे? तब वो टाल के ये बोलते देखिए आपका प्रॉब्लम क्या है, आपका प्रॉब्लम है कि आपका करेंटली 2024 टू 26 और 25 टू 26 जो ईयर है, इस सेशन में आपको पौंडीचेरी के लिए के अंदर रखा जाएगा, तो ये आपका प्रॉब्लम है, ये हमने डील कर दिया है। वो डीम्ड यूनिवर्सिटी को लेकर के आगे का उनका फ्यूचर का प्लानिंग में बात ही नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि जब ये उसके ऊपर वो बात करेंगे तो उनको बोलना पड़ेगा कि हम इसको इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना। वो अगर इसको रोकना चाहेंगे तो बोल सकते हैं कि ठीक है, आश्वासन दे सकते हैं आपके बात में हम विचार करेंगे, और विचार करके हम सोचेंगे कि इस प्रोजेक्ट को हम वापस ले लें, क्योंकि आप लोग में से वी आर दी स्टेक होल्डर्स ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन इज अवर रिप्रेजेंटेटिव, तो हम डिसाइड करेंगे हमें क्या चाहिए। तो ऐसा उनको बोलना चाहिए कि आपको नहीं चाहिए तो ठीक है, हम इसमें विचार करेंगे, हम इसे वापस रिवोक करवाने का, रिपील करवाने का और सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलेंगे। वो बोलते ही नहीं है। अगर वो इतना खुले तौर पे बोले तो प्रोटेस्ट तो हम जारी रखेंगे, मगर हम इस उम्मीद में भी आएंगे कि आप इसके अगेंस्ट में कुछ करेंगे। आप डेलीगेशन, जैसे कि प्रोटेस्टिंग जो स्टूडेंट्स है उनका डेलीगेशन भी जाता है, ऑफिशियल से बात करते हैं, इवन चीफ सेक्रेटरी से भी बात की होगी, तो उनसे क्या मिलता है कि उनसे यही मिलता है कि हम कुछ नहीं है, ये कुछ कर सकते हैं? वो डायरेक्ट यही बोलते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो मेरा ये बोलना है कि इस ब्यूरोक्रेटिकल सेटअप में अगर आप ये बोलते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो आप हमारी बात सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाइए, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सबसे बड़े रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे है एलजी साहब, आप उनको बोलिए। मैंने डायरेक्टली उनको बोला आप एलजी साहब को बोलिए हमसे मिलिए, वो किसी से मिलते नहीं, ये हम सभी को पता है। पब्लिक से लीस्ट इंटरेक्शन रखने वाले अगर कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर है तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर डीके जोशी जी है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है हम जनता के लिए, तो वे हमसे बात करें और वे अगर रखे इस बात को, क्योंकि मैंने ये सुना है कि उनका बात सेंट्रल गवर्नमेंट सुनता भी है, जो अंडमान निकोबार जैसे स्ट्रैटेजिक जगह पे है, तो इतने साल तक उनका टर्म को एक्सटेंड करने का कारण भी उनका हाईली इंटेलेक्चुअल एंड हाईली क्वालिफाइड जो उनका रुतबा है, जो उनका स्पेस जो उन्होंने खुद बनाया है वो है। तो वो हमारी बातों को अगर समझ के वो अगर इस बात को लेके रखे तो शायद कुछ हो सकता है, मगर वे तो ना सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुद्दे पे जनता की सुनते हैं ना किसी और मुद्दे पे। तो अभी ये मान सकते हैं कि ये गवर्नमेंट के हाथ में है, एजुकेशन मिनिस्टर के हाथ में, होम मिनिस्टर के हाथ में। हाँ, उनका हाथ में, क्योंकि देखिए जो गैजेट पास हुआ था नोटिफिकेशन के थ्रू कि डीम्ड यूनिवर्सिटी का जिससे स्टैब्लिश हुआ था 2023 का वो गैजेट है, उस गैजेट में डीम्ड यूनिवर्सिटी का अनाउंसमेंट हो चुका था। तो अगर इसे रिवोक करना है तो वो एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का गैजेट था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का गैजेट से ही हो सकता है। ये अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, मैं डायरेक्टली बोलना चाहूँगा, स्टूडेंट्स को बेवकूफ़ बनाने का काम ये करता है। हम जब प्रोटेस्ट पे बैठे थे तो उन्होंने एक वाइट पेपर पे एसडीएम और कोई अथॉरिटी था उनका सिग्नेचर को लिख करके
उन्होंने डायरेक्ट एक पेपर दे दिया कि 2025 टू 20 डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का ही था वो, 2025 टू 26 का जो बैच है, इस बैच में जो स्टूडेंट्स होंगे ये पौंडीचेरी से ही एफिलिएटेड होंगे, ऐसा उन्होंने एक वाइट पेपर में लिख के दे दी। मगर कैसे? जब आपने डीम्ड यूनिवर्सिटी का गैजेट 2024 में ही निकाला और करंटली आप ये स्टूडेंट्स को बोल रहे हो कि आप डीम्ड यूनिवर्सिटी में हो, आपको मर्ज कर दिया जाएगा, तो आप अपने सीनियर अथॉरिटी जो गैजेट है उसको ओवर रूल करके आप एक वाइट पेपर में एक छोटा सा एक जो लेटर टाइप का आप एक ऑर्डर निकाल के दोगे, उसमें ना तो लेटर हेड था, ना रेफरेंस नंबर था, ना ऑफिशियल सील था, उसमें केवल उन्होंने साइन करके दे दिया। इस तरह नहीं होता है। तो सर, तो हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी दिखाते हैं मेंबर बनेगा बनेगा बनेगा, समझा नहीं। इसी तरह वाइट पेपर में हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है वो भी बहुत बार लिख के देते हैं, तो उसी तरह हो गया। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अभी तक जितना इसमें इस विषय में नहीं, ब्रिज के विषय में, इसमें हाँ अलग अलग वैसा हाँ, अगर वो देते, मगर ये बात वो ये जानते हुए देते हैं कि वो इस बात को प्रशासन के सामने रखेंगे, वो ही ब्रिज बना के देंगे, वो ही कुछ करके देंगे, ये उनको वो ये बात जानते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये बात काम करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो एक अलग बात हो गया, उसमें पॉलिटिकल बात भी हो जाता है, उसमें पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव होने का बात भी हो सकता है कि देखो मैं आपको लिख करके दे दिया हूँ, मैं आगे काम करूँगा, और आगे वो काम करेंगे तो बात का बात है। मगर एडमिनिस्ट्रेशन ये काम नहीं कर सकता। एडमिनिस्ट्रेशन के रिप्रेजेंटेटिव जो IAS लोग हैं, ये लोग एक गैजेटेड पोस्ट में बैठे हुए, इनके द्वारा अगर ऐसा काम किया जाता है तो इट्स अ ब्रीच ऑफ मतलब इंडियन पॉलिटी में जो स्ट्रक्चर है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने गैजेट निकाल करके इम्प्लीमेंट कर दिया डीम्ड यूनिवर्सिटी, और डीम्ड यूनिवर्सिटी का जितना भी बेसिक वर्क है होने से पहले कर दिया। अभी कुछ काम ये लोग यहाँ पे चला रहे हैं। उसके बाद में जब एडमिशन हुआ तब आपने पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एडमिशन करवाया, फिर आप मर्जर की बात कर रहे हो, और जो गैजेट है वो तो पास पहले ही हो चुका था। डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टिल इन एग्जिस्टेंट अकॉर्डिंग टू दैट गैजेट। तो उसके बाद में जाकर के अगर आप स्टूडेंट्स को ये बोलोगे कि हमने एक वाइट पेपर में लिख के दे दिया, आप हमारा विश्वास करिए, तो आप विश्वास के लायक ही नहीं है। विश्वास कैसे करें आपके ऊपर? मतलब अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑथराइज नहीं है कि एश्योरेंस दे सके कि ये होगा नहीं होगा, इसमें नहीं बोल सकते। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अभी तक ऐसा कोई अश्योरेंस नहीं दिया। नहीं, उन्होंने दे सकते नहीं, हाँ नहीं ऑथराइज नहीं है, उनका कंट्रोल में कुछ नहीं है, उनका कंट्रोल में कुछ नहीं। बट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कंटिन्यूसली करस्पॉन्डिंग करके उन्होंने डायरेक्टली प्रधानमंत्री को और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में धर्मेंद्र प्रधान जी को लिख करके बोला है कि करेंटली आप डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो प्रोसीजर है इसको आप एबेंस में रखिए, इसको रोक दीजिए। मगर तब भी अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन पीपल रिप्रेजेंटेटिव के बोलने के बावजूद भी इस चीज़ को कंटिन्यू आगे लेकर के जा रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि कितना ख़राब इंटेंशन अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का है। और उन्होंने एक करस्पॉन्डिंग में लिखा था कि हमें डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए, हमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए। हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने 4,05,000 पीपल अप्रॉक्सीमेटली अंडमान के जो रिप्रेजेंटेटिव सिंगल जो सांसद है, अलोन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ये बात लिख करके दे दिया है कि हमें डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि पूरे अंडमान निकोबार का कंसर्न है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी हमें नहीं चाहिए, हमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए। तो आप हमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी दे, तब भी एडमिनिस्ट्रेशन उस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ रहा है। और सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन तब भी इस चीज़ को लेकर के आगे लेकर के पेपर वर्क में आगे लेकर के जा रहा है अपने ऑफिशियल से। और जो लोग इसमें तब से इन्वॉल्व हैं, जिन लोगों के ऊपर सवाल उठ चुके हैं, डॉक्टर उत्पल शर्मा सर, उन लोगों को का इंटरव्यू लेकर के पब्लिक को कन्विंस करने का कोशिश कर रहे हैं। नहीं होगा पब्लिक कन्विंस, क्योंकि पब्लिक जानता है कि आप लोगों का नीयत क्या है। देखिए लद्दाख, इसके बारे में शर्मा सर ने भी अपने प्रोग्राम फेस टू फेस में भी बात बोला, दूरदर्शन। लद्दाख यूनिवर्सिटी, लद्दाख में दो यूनिवर्सिटी है और एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। उन्होंने केवल 2 यूनिवर्सिटी का बात बोला। लद्दाख का पॉपुलेशन, मैं पहले लद्दाख के बारे में बोलूँगा। लद्दाख का पॉपुलेशन 3 लाख समथिंग कुछ अप्रॉक्सीमेटली है। अंडमान का पॉपुलेशन 4,05,000 अप्रॉक्सीमेटली पॉपुलेशन है। लद्दाख का इकोनॉमी अंडमान की इकोनॉमी से छोटा है।
लद्दाख का इकनॉमी भी टूरिज्म बेस्ड इकनॉमी है, अंडमान का इकनॉमी भी टूरिज्म बेस्ड इकनॉमी है, जबकि अंडमान में टूरिज्म के अलावा बाकी स्मॉल सेक्टर्स में भी बहुत कुछ है। लद्दाख में पीपल भी कम है, सिटीज़ भी कम है, और सिटीज़ कम है तो स्टैब्लिशमेंट्स भी कम होगा। तो इसके साथ ही आप समझ सकते हैं कि लद्दाख अंडमान के हिसाब से कितना बैकवर्ड है। इसके साथ में संवेदनशीलता स्ट्रैटेजिकली, और जो जगह पे, जो बॉर्डर्स पे सेंसिटिव। हाँ बहुत सेंसिटिव एरियाज पे लद्दाख है, वहाँ पे आप दे रहे हो, और दैट इज ऑल्सो, लद्दाख इज ऑल्सो यूनियन टेरिटरी, वो भी कंप्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत ही आता है। लद्दाख को आप दे रहे हो 3 यूनिवर्सिटीज़, दो, एक तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी सिंधु यूनिवर्सिटी जो बाकायदा पार्लियामेंट से लॉ पास करके इस्टेब्लिश हुई है, एक आप दे रहे हो यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, दैट इज़ अ क्लस्टर यूनिवर्सिटी, जो क्लस्टर मॉडल जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया, और एक मेनली जिसके बारे में मैं अभी बात करने जा रहा हूँ, सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है। अभी आप इसके नेचर को समझिए, लद्दाख में भी एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ये कम्प्लीटली बुद्धिस्ट स्टडीज़ बेस्ड यूनिवर्सिटी है, क्योंकि लद्दाख में बुद्धिज़्म बहुत एक्टिव है, क्योंकि लद्दाख में हिस्टोरिकली बुद्धिज़्म का बहुत सारा सोर्सेस है। वहाँ पे कई सारे ऐसे आर्कियोलॉजिकल, कई सारे ऐसे स्क्रिप्चर्स, कई सारे ऐसे चीज़ें हैं जो बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। तो वहाँ पे अगर एक डीम्ड यूनिवर्सिटी पर्टिकुलरली फॉर दिस सब्जेक्ट है तो Specialized हो सकता है। हाँ स्पेशलाइज्ड, मेनली यही मैं कहना चाह रहा था, स्पेशलाइज्ड एक यूनिवर्सिटी है बुद्धिस्ट स्टडीज़ के ऊपर पे। उसके अंतर्गत कोई रेगुलर कोर्सेस नहीं आते, उसके अंतर्गत बाकी कुछ भी अपार्ट फ्रॉम बुद्धिस्ट स्टडी कुछ नहीं आता है, वो वहाँ पे है, और वो बहुत अच्छे से अपने सब्जेक्ट को रन कर रहा है, एंड दैट इज़ अ वेरी सक्सेसफुल इंस्टीट्यूशन अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि वो अपने स्पेशलाइज कोर्स में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। बट अंडमान में आप क्या कर रहे हो? अंडमान में कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड कोर्स को आप अगर लाओगे और उसे डीम्ड यूनिवर्सिटी आप घोषित करोगे तो दैट इज़ अ सक्सेसफुल डीम्ड यूनिवर्सिटी। मगर आप रेगुलर कोर्सेज को आप रूल्स रेगुलेशंस से हट करके, आप स्टैंडर्ड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके, आप स्टैंडर्ड्स को गिरा करके, आप पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट गिरा करके उसे एक डीम्ड यूनिवर्सिटी पे लेकर आओगे रेगुलर कोर्सेज को। और जैसे कि आपको पता होगा, अंडमान निकोबार में जितने भी कॉलेजेस हैं, कई सारे ऐसे कोर्सेस हैं जिसका आपको केवल यूजी मिलेगा, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस है, पीजी कोर्सेस अवेलेबल नहीं है। और आप यूनिवर्सिटी घोषित करोगे अंडमान में तो आपको रिसर्च बेस्ड कोर्सेस भी लाना चाहिए, पीएचडी कोर्सेस लाना चाहिए, वो तो अवेलेबल ही नहीं है। तो आप यूनिवर्सिटी घोषित करने के बाद में आप रेगुलर कोर्सेस को तो आप जस्ट नॉमिनली अपने अंडर में ले रहे हो, ना आप उसका डेवलपमेंट कर पाओगे, ना आप ऐसे फैकल्टीज को अरेंज कर पाओगे जो ये काम अपने कंधे पे ले, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। अंडमान में मिनिमम जितने भी रेगुलर फैकल्टीज़ हैं, बहुत कम रेगुलर फैकल्टीज़ हैं, जो एसोसिएट प्रोफेसर जितने भी प्रोफेसर हैं, बहुत कम रेगुलर प्रोफेसर हैं, क्योंकि 2006 के बाद मैं बता दूं, कोई भी प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी हो, कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टी हो, या आपने इंडिपेंडेंटली भी अप्लाई किया हो, कोई भी एकेडमिशियन एक रेगुलर प्रोफेसर, रेगुलर फैकल्टी तब बनता है जब यूजीसी का एक टीम आता है, इंटरव्यूज लेता है, इंटरव्यू लेने के बाद में वो फैकल्टी उसमें पास होता है, पास होने के बाद में उसे रेगुलराइज किया जाता है। 2006 के बाद एक बार भी यूजीसी का टीम ऐसा अंडमान में कोई आया नहीं है। तो अंडमान में जो रेगुलर फैकल्टीज़ है वो अभी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश होने के बाद भी अभी भी वो स्कैसिटी में चल रहे हैं। अंडमान को और भी रेगुलर फैकल्टीज़ की ज़रूरत है। आप डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करने से पहले ही आप वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पा रहे, आप डीम्ड यूनिवर्सिटी कैसे संभालोगे? ये मैं एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहता हूँ। इसके बाद में जा करके जो कॉन्ट्रैक्चुअल और गेस्ट फैकल्टीज़ है उनको एक्सटेंशन दे करके उनसे आप एक्सपेक्ट करोगे क्या कि वो ईयरली जर्नल्स निकाले? वो इतने कम फैकल्टीज़, इतने कम रेगुलर फैकल्टीज़, वो स्टूडेंट्स के ऊपर कितना ध्यान देंगे? उनके ऊपर अपना जर्नल्स और अपना क्राइटेरियाज फुलफिल करने का बर्डन कितना होगा? आपके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है। अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के पास एक सक्सेसफुल डीम्ड यूनिवर्सिटी मॉडल का ही कोई एक विजन नहीं है, और आप यहाँ पे एक डीम्ड यूनिवर्सिटी देना चाहते हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी को छोड़ करके। और वो डीम्ड यूनिवर्सिटी मैं बोलूँगा इट्स कम्प्लीटली इट्स
अगेंस्ट द लॉ। शेल कंपनी। हाँ, कंप्लीटली इट्स लाइक अ शेल कंपनी। आप बना रहे हो मगर वो इन एग्जिस्टेंस, वो उसका रीढ़ का हड्डी नहीं है। इसी तरह आप इस डीम्ड यूनिवर्सिटी को लेके आए हो और सब चीज़ में कॉम्प्रोमाइजेशन, आप सारे चीज़ में आप कॉम्प्रोमाइजेशन में चल रहे हो। अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन फैकल्टी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, एकेडमिक्स के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, क्वालिटी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, फैकल्टी के साथ भी अभी भी कर रहा है, और आगे चल करके स्टूडेंट्स के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, जो अभी भी कर रहा है। हम स्टूडेंट्स का मांग को अभी भी नहीं लिया जा रहा है, और आगे जा करके फीस के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। जो मेन जो ये डर है फीस स्ट्रक्चर का, उसके साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। और तब जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे इस डीम्ड यूनिवर्सिटी में, हम तो अभी चाहते हैं कि ये अभी रुक जाए। मैं आपके माध्यम से ये अंडमान निकोबार की पूरी जनता को बोलूँगा कि कुछ ऐसा होने से पहले आप आइए, आकर के इसे यहीं पे रोक दीजिए, नहीं तो कल को आपके सर के ऊपर जो ये गाज डीम्ड यूनिवर्सिटी का गिरेगा, आप खुद नहीं रोक पाओगे। ये एक ऐसा घोटाला है अंडमान निकोबार की जनता के साथ में। तो आगे चल करके ये बहुत बड़ा क्राइसिस आएगा, और तब जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे तब उनके पास जवाब नहीं रहेगा। एडमिशन लेंगे क्या, ले कहाँ पाएंगे, वो तो ले कहाँ पाएंगे और दूसरी बात है, अभी जॉइंट एक्शन फोरम जो बना है जी, अभी तो पता है एडमिनिस्ट्रेशन लेवल में कुछ नहीं हो सकता जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपना ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है, तो जॉइंट एक्शन फोरम क्या कर रहा है अपनी तरफ से? देखिए जॉइंट एक्शन फोरम को तो मैं, मिनिस्ट्रीज को कुछ लेटर्स भेजना या फिर और कुछ? देखिए जॉइंट एक्शन फोरम को तो मैं वैसे बताएं कि केस भी करें, फाइल करें। मैं वैसे उनको रिप्रेजेंट नहीं करता, मगर मैं जॉइंट एक्शन फोरम का पार्ट हूँ, तो उसके हिसाब से मैं बता देना चाहता हूँ कि करेंटली जो स्टूडेंट्स के साथ में एजिटेशन जो हुआ है, जॉइंट एक्शन फोरम ने एक सक्सेसफुल अंडमान बंद करवाया है, जो बड़ा ही सक्सेसफुल है, और इसे देखते हुए किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। और लोग सामने से आए, और केवल पोर्ट ब्लेयर श्री विजयपुरम में नहीं, डिगलीपुर से लेकर के, डिगलीपुर का जो टॉप पश्चिम सागर से लेकर के निकोबार तक अंडमान बंद था। ये जो अंडमान बंद का जो मैसेज है, ये एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी तक समझ जाना चाहिए कि जब पूरे अंडमान इस तरह के बोल रहे हैं तो सुनना चाहिए। इतना पूरा अंडमान का कंसर्न है, सुनना चाहिए। अभी आगे उनके पास और कुछ करने को बचता नहीं। अभी केवल एक ही चीज़ कर सकते हैं, आपने सब कुछ होते हुए देखा है, आप डीम्ड यूनिवर्सिटी को वापस लीजिए, पौंडीचेरी के साथ कंटिन्यू करिए, जितना भी ऑन पेपर जितना भी काम आपने आगे बढ़ाया है उसे वापस से फिक्स करने के लिए अब बिल्कुल समय नहीं लगेगा। और जब स्टूडेंट्स का ये है, तो मुझे पता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टूडेंट्स का वेलफेयर का सोचता है तो पौंडीचेरी को वापस लेकर के आने में भी ज़्यादा देर नहीं करेगा। और तब तक के लिए अंडमान में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की घोषणा करने का भी सेंट्रल गवर्नमेंट देर नहीं करना चाहिए, अगर वो सही में स्टूडेंट्स का वेलफेयर चाहते हैं तो। और डीम टू बी यूनिवर्सिटी है, अगर एग्जीक्यूट करना चाहते भी हैं, बनाना चाहते हैं, एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो अलग से जो स्पेसिफिकली जो जगह है वहाँ पे बनाए। तब तक का अभी तो टाइम है, 5 years टाइम अलग से करिए। मैं बोलता हूँ आप डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाइए, आप एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ के ऊपर बनाइए। अंडमान में एंथ्रोपोलॉजिकल का बहुत वास्ट मतलब ये है, बहुत वास्ट स्कोप है। जैसे कि कई सारे ट्राइब्स हैं, उन सभी ट्राइब्स का अपना अपना हिस्ट्री है, उन सभी ट्राइब्स का अपना बहुत अच्छा मतलब पुराना कल्चर है, उसके ऊपर बनाइए। आप जूलॉजी के ऊपर में बनाइए, बहुत अच्छा स्टेप होगा। अंडमान में जितना डायनामिक फ्लोरा एंड फौना है अंडमान का, जूलॉजी एंड बॉटनी, उतना आपको देश भर में शायद ही कहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश में मिल सकता है और शायद ही कहीं में आपको मिलेगा। तो आप इन टॉपिक्स में, इन विषयों में लेकर के आप यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करिए, आपको रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूशंस को बहुत हेल्प होगा। इसमें कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे वो कस्टम कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी अंडमान के लिए सबसे बड़ा मुद्दा डीम्ड यूनिवर्सिटी तो है ही, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे आपका निकोबार में द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है, तो जैसे मतलब फॉरेस्ट के साथ में फॉरेस्ट पेड़ों को काटा जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इन सभी चीज़ों को ऊपर फोकस करने के लिए एक ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी होना चाहिए जो अपने रिसर्च
बेस्ड वर्क से एडमिनिस्ट्रेशन को भी डाटा एंड स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करे, साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट को भी करे। यहाँ में बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड ZSI का भी यूनिट है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये तो और बेटर होगा कि अंडमान में अगर इन दोनों सब्जेक्ट्स में अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी मॉडल से अगर अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को इतना ही प्यार है, तो इन चीज़ों पे लेके आए, आपको यहाँ पे उनका रिसर्च इंस्टीट्यूशंस भी मिल जाएगा, तो उनको भी एक कंपेनियन मिलेगा, वो करिए। मगर रेगुलर कोर्सेज में देश भर में कहीं में भी नहीं है। और एक बात मैं आपको बोल दूँ, ये 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस को मिला करके डीम्ड यूनिवर्सिटी बन रहा है। देश भर में जितना भी डीम्ड यूनिवर्सिटी, एक भी डीम्ड यूनिवर्सिटी के पास में एफिलिएटिंग पावर नहीं। इस बात को नोट करिए, एक भी डीम्ड यूनिवर्सिटी के पास में एफिलिएटिंग पावर नहीं है, तो आप उसके अंदर में कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज कैसे रख रहे हैं? मतलब आप JNRM भी डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गया, एनकॉल भी डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गया, आप सबके सामने सारे इंस्टीट्यूशन का नाम हटा करके आप उसके सामने डीम्ड यूनिवर्सिटी का बोर्ड लगा दोगे। ये तो मतलब आप एक तरह से स्टूडेंट्स के साथ धोखा कर रहे हो। और इतने जनरेशन से जो ये कॉलेजेस चल रहा था, आप उस कॉलेज का जो स्ट्रक्चर है, आप उस कॉलेज के एल्यूमनीस के साथ धोखा कर रहे हो, आप करंट स्टूडेंट्स के साथ में धोखा कर रहे हो, आप आने वाले स्टूडेंट्स के साथ में धोखा कर रहे हो। क्योंकि फाइनली यही बोलना है कि हम अंडमान निकोबार के लोग जनरेशन से सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत पढ़ते आ रहे हैं। हमें एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का डिग्री मिल रहा है, हमारे हाथ में जो डिग्री रहता है वो एक हाईली स्टैंडर्डाइज यूनिवर्सिटी का है। तो हम अपने उस डिग्री को कॉम्प्रोमाइज़ करके एक नए डीम्ड यूनिवर्सिटी का डिग्री हम हमारे हाथ में क्यों लें, जो फिलहाल अभी ट्रस्टवर्दी ट्रस्टवर्दी भी नहीं है, और उसमें कई सारा लूप होल्स है, और उसमें करप्शन का भी संभावना है। तो हम अभी मान लीजिए अब्रॉड में कोई जाता है, कोई मुख्य भूमि में जाता है, वहाँ में जा करके अपना क्वालिफिकेशन दिखा करके एम्प्लॉयमेंट मांगता है कहीं से तो एम्प्लॉयमेंट का आशा से वो अपना पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का डिग्री जो है वो अपने CV से अटैच करके जो भी ये दिखाता है, तो कोई क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता। अगर ये डीम्ड यूनिवर्सिटी रहेगा तो बहुत सारा क्वेश्चन अराइज होगा। और इसके साथ में जो हमें इतना हाईली स्टैंडर्डाइज यूनिवर्सिटी है हमारे पास, हम उसे क्यों छोड़ें? अंडमान निकोबार के लोग बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टेटस को। पौंडीचेरी था, पौंडीचेरी रखिए, पौंडीचेरी नहीं रख सकते तो पौंडीचेरी लेवल के एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमें दीजिए, जैसा आपने लद्दाख को दिया है उसी का। तो आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, उनका जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, और हो सके तो मिनिस्ट्री को भी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी कुछ मैसेज कुछ मिला के या अलग अलग कुछ देना चाहते हैं? तो मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से स्टूडेंट्स को ये मैसेज दूंगा कि आप बटिए मत, आप एकजुट आइए और अंडमान निकोबार में इस डीम्ड यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट का, इस नेताजी सुभाष चंद्र बोस डीम्ड टू बी अ यूनिवर्सिटी और विरोध करते हुए मैं आपसे ये कहूँगा कि साथ में अपने पेरेंट्स को भी लाइए। मैं पेरेंट्स से भी अपील करूँगा कि अपने बच्चे का भविष्य आपके हाथों में है, और अगर आप अभी इस समय उनके साथ नहीं आओगे तो आगे जा कर के जो दुर्गति होगी वे खाली आप मतलब एजुकेशन का ही नहीं होगा, आपके बच्चे का भी होगा। आपके फैमिली में अगर आपका जो भी एक फैमिली में एक कांट इवन थिंक पूरा बहुत बड़ा डिजास्टर है ये। तो ये भी एक बात है। साथ ही मैं अपील करूँगा उन फैकल्टीज मेंबर से जो अंडमान के सभी कॉलेजेस में है, आपको पता है, आपको पूरा विषय पता है, आपके ऊपर भी क्या बर्डन आएगा, आपके ऊपर भी क्या क्या खतरा है, और अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन क्या करना चाह रहा है वे आप सभी बहुत बेटर, हम सबसे बेटर जानते हैं। आप भी आइए इस मुद्दे पे और आप भी डिनाइल करिए डीम्ड यूनिवर्सिटी के इस्टेब्लिशमेंट को। पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स, अन्य संगठन के लोग से भी मेरा ये रिक्वेस्ट है कि कंटिन्यूसली इस मुद्दे को आगे लेकर के आइए और हमारा और स्टूडेंट्स का सपोर्ट करिए। और अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि पर्सनल इंटरेस्ट और बाकी कुछ भी अनड्यू इन्फ्लुएंस में ना आकर के और अपने काम को इजी करने का ना सोच करके आप स्टूडेंट्स का सोचिए। आप स्टूडेंट्स का सोच करके आप डिसीजन लोगे तो स्टूडेंट्स भी उसकी सराहना करेगा। आज अंडमान का पूरा स्टूडेंट कम्युनिटी आपके अगेंस्ट में खड़ा हुआ है, इसके जिम्मेवार केवल आप लोग ही है।
सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे मुद्दों को सुनिए, मुद्दों को समझिए, और आप चाहोगे तो इस डीम्ड यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट को आप वापस ले सकते हो। और जैसे कई सारे ऐसे देश भर में ऐसे एग्जांपल्स हैं, जब पब्लिक ने एक्सेप्ट नहीं किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना उस पॉलिसी को वापस ले लिया। तो हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, इस सेंट्रल गवर्नमेंट को हमने चुना है देश के लिए, तो आप ये सोच करके आप इस यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट को आप वापस ले लीजिए। तो उसी तरह जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी, साथ ही जो हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको, साथ ही होम मिनिस्टर सर को, क्योंकि होम मिनिस्टर सर को पर्सनली इस विषय के बारे में पता है, राष्ट्रपति महोदया, जो जिनका नाम मैं आखिर में इसीलिए लूँगा क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से हमारी बात को सुना, और जो अंतिम अथॉरिटी वही है। तो आप सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस विषय में स्टूडेंट्स का कंसर्न को देखते हुए हमें एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करिए, और एक सभी ये इंस्टीट्यूशंस को डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर आने से बचाइए, और एक डीम्ड यूनिवर्सिटी को अंडमान में स्टैब्लिश होने से पहले आप इसे रिवोक कर दीजिए। हमें एक डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए। छात्रों के बिहाफ में, अंडमान निकोबार की पूरे जनता के बिहाफ में मैं आपसे कहूँगा, इस डीम्ड यूनिवर्सिटी का हम खंडन करते हैं। ये डीम्ड यूनिवर्सिटी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, अभी भी है, आगे भी अराइज होंगे, और केवल ये एक प्रॉब्लम्स का यूनिवर्सिटी होने वाला है। तो इसे आप वापस लीजिए, ऐसा मेरा विनम्र निवेदन है, और हमें एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करिए, फुल फ्लेज सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करिए, जिसके पास में स्टैंडर्ड्स होगा, जिसके पास में राइट्स होगा रेगुलर कोर्सेज को भी चलाने का, स्पेशलाइज कोर्सेज को भी चलाने का, रिसर्च बेस्ड कोर्सेज को भी चलाने का, एंड इवन इनोवेटिव कोर्सेज को भी चलाने का, रोबोटिक्स एंड एआई जो कुछ भी हो गया वो उनके पास होगा। तो इस मॉडल को आप ले करके चलिए। तो यही मैं रिक्वेस्ट करूँगा केंद्र सरकार से, मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन से, बाकी अथॉरिटीज़ जो है उनसे, बाकी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ जो यूजीसी है, नैक है, और बाकी जितने अन्य स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, उन सभी से मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू सिद्धांत जी, आप आए कार्यक्रम में और बहुत सारा आपका बताए हैं, आपका एक्सपीरियंस के साथ आप बताए हैं, वैसे नहीं कि आप नॉलेज पढ़कर बोले हैं, क्योंकि आप इतने कुछ झेल चुके हैं। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू।